अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप सबको जो हमारे प्रोग्राम बरतानिया में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं, उनको ईद मुबारक। तो ये डबल स्पेशल प्रोग्राम है। एक तो हमारी जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन की ट्रांसमिशन है उसके लिए स्पेशल, और दूसरा ईद के लिए भी। इस प्रोग्राम के अंदर आज हमारी बातचीत आपके साथ भी डायरेक्ट होगी, और डेफिनेटली जो सेंटिमेंट आपके ईद के हवाले से भी हैं, जो आप बाहर बैठे हुए हैं, और जो कश्मीर के हवाले से बात करना चाहते हैं, उनके साथ भी होगी। इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो आज हम करेंगे लूटन से। और लूटन में 30 से 35 हज़ार कश्मीरी रहते हैं जिनका ताल्लुक़ ज़िला कोटली से। उनके साथ बातचीत की है, सारे लोगों के साथ तो नहीं, लेकिन चंद लोगों के साथ बात की है हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है वहाँ पे, इसरार अहमद राजा ने, कि वो किस तरह बैठ के देखते हैं। दोनों चीज़ें दरम्यान में शामिल हैं कि वो कोविड की वजह से वापस नहीं आ सकी। ये ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट है लोगों का। इससे पहले फ्रेंकली हमें इतना पता नहीं था कि लोग जो हैं सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, अपनी बरादरी के अंदर सपोर्ट करने के लिए जो है पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं। और इसको भी हमने कभी फैक्टर नहीं किया कि कितना इसके ऊपर रकम खर्च होती है। यानी जो जहाज़ आते हैं उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ PIA पैसे नहीं बनाता था, जो बाकी फ़्लाइट्स आती हैं एमिरेट्स की या जो मिडल ईस्ट की एयरलाइंस हैं वो आती हैं, और फिर जिस वक्त वो यहाँ आते हैं तो पैसे खर्चते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो सिर्फ एक वोट डालने के लिए या वोट की सपोर्ट के लिए तो नहीं आते। लेकिन इसरार अहमद राजा का ये पैकेज देखते हैं, और उसके बाद जो है बहुत से लोग जिन्होंने हमें जो है अपने मैसेज भेजें, आज वो मैसेज भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले इसरार अहमद का ये पैकेज। आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के हवाले से लूटन के लोग भी खासे पुरजोश हैं और सियासी अमल के ऊपर अपनी नजर रखे हुए हैं। लूटन के रहने वाले 30 से 35 हज़ार लोग, जिनका ताल्लुक जिला कोटली से है। कोटली के ये लोग लूटन बोरो काउंसिल के अंदर भी नुमाइंदगी करते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर भी नुमाइंदगी है। ये लोग इस सियासी अमल के बारे में, इस सियासी इंतखाबात के हवाले से क्या तासरात रखते हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। मेरा ताल्लुक कोटली से है, और कोटली में हमारे उम्मीदवार सरदार फारूक सिकंदर साहब हैं, जो कि साबिक वजीर भी हैं। उनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, और इसी तरह राजमाल में मलक नवाज साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है। हमारा मुकाबला शौकत फरीद से है और राजा रियासत साहब के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला जी चौधरी मोहम्मद यासीर साहब की होगी। जो कोटली राजमहल जो नया हल्का बना है उससे तल्लुक रखता हूँ। वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो है मलिक मोहम्मद नवाज खान उम्मीदवार हैं, और हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो पिछले 7 इलेक्शन में मुसलसल कामयाबी हासिल की है उन्होंने। हैसियत ओवरसीज कश्मीरी ये कहना चाहूँगा कि बहुत दफ़ा मायूसी होती है अपने लोगों को देख के, लेकिन बहरहाल ये डेमोक्रेटिक जो मामला है ये जारी रहना चाहिए। कि वो सारे के सारे यही कह रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद नहीं होनी चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि वो कश्मीर के लिए इससे पीछे उन्होंने क्या किया है और इसके बाद वो कश्मीर के लिए क्या करेंगे। इस बेस पर उन्हें इलेक्शन लड़ने चाहिए। इलेक्शन वास्ते अगर आप जा सकते हैं जरूर जाना चाहिए, और मैं जा सकता तो मैं भी जाता जरूर। रिस्ट्रिक्शन होती तो जरूर जाता, और वोट जो है ना PTI को देने चाहिए। PTI हमारी फ्यूचर की जमात है। मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार चौधरी यासीन साहब, जो सिटी कोटली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का ये मेरे लिए एजाज की बात है कि उन्होंने जब अपनी सियासी मुहिम का आगाज किया तो मेरे घर लुटन से उन्होंने अपनी सियासी मुहिम का हल्का नंबर सिटी से आगाज किया। मैं शुरू से ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था पहले, अब उसके बाद हम नून में है, और हम राजा नसीर की सपोर्ट करते रहे। वो इंशाल्लाह राजा नसीर जो है भारी अक्सर से जीत जाएगा। राजा ज़ुबैर इकबाल कियानी साहब जो मेरे भाई भी हैं, वो कोटली शहर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि उनकी जो पोजीशन है वो UK से जाके वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनकी पोजीशन माशाल्लाह काफी बेहतर है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ मुकम्मल क्लीन स्वीप करेगी, और कोटली से हम मलिक मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट के साथ खड़े हैं। आज कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की हिद्दत आपने लूटन में भी महसूस की, लेकिन ये तमाम सियासी कारकुनान इस बात की भी ख्वाहिशमंद हैं कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन कुछ असलूबी से तय पा जाएं। साथी रिपोर्टर श्यामुल हक कुरैशी के साथ असरार अहमद राजा, जियो न्यूज़ लूटन। और आप देख रहे थे भी इसरार अहमद का पैकेज लूटन से, लंदन से तकरीबन आप समझिए 30 माइल्स आउटसाइड इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स बर्मिंघम। वो तमाम लोग जो वहाँ नहीं रहते उनके लिए, जो डेफिनेटली लूटन में रहते हैं उन्हें तो पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और नाज़रीन, आपके मैसेजेस जो हैं वो हमें ट्विटर पे भी आते रहे हैं, और हमारे टेलीफोन नंबर के ऊपर भी। और वो मैसेजेस पढ़ने से पहले मैं एक दफ़ा फिर दोबारा से बताता चलूँ कि जो हमारा नंबर है उसके ऊपर आप सिर्फ़ और सिर्फ रिटन मैसेजेस नहीं भेज सकते। आप अपना जो मैसेज है वो टेलीफोन के ऊपर, क्वालिटी टेलीफोन आजकल जिन लोगों के पास
मैं नाम नहीं ले सकता उन टेलीफोन का, लेकिन इनके पास अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, वो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आप एक स्टेडी हैंड के साथ, यानी मतलब हिलता हुआ ज़्यादा ना हो अपना आपका जो मैसेज है, वो सवाल जो आप हमारे से पूछना चाहते हैं वो रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो जो है वो भी इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और नंबर जो है वो 00923172484709 है। उसकी आपके जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर भी आ रही हैं, और ट्विटर के ऊपर भी @आमिर गौरी और @Geo News उर्दू के ऊपर भी जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ। वो पहला मैसेज जो है वो सफदर हुसैन मुग़ल साहब का है, जो हमें अब मुग़ल हैं तो हमारे तो जो मुग़ल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो ब्रैडफोर्ड में हैं। आई होप इन्होंने ये लिखा नहीं है कि वो कहाँ से लिख रहे हैं मैसेज, और उन्होंने ये लिखा कि आई वुड लाइक टू से दैट एज ए कश्मीरी आई एग्रीड विद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक स्टांस ऑन कश्मीर। However, I'm confident that no political party in Pakistan will accept India's illegal occupation in Kashmir. सवाल सिर्फ ये है कि सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने जो सवाल लिखा है एग्री जिसके साथ भी करें आप, पाकिस्तान का स्टांस जो है वो हमेशा से 70 साल से एक ही है कि कश्मीर जो है उसका फ़ैसला उस वक्त तक नहीं होगा जिस वक्त तक कश्मीरी जो हैं वो इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपनी ओपिनियन का इजहार नहीं करते, और वो उन रेजोल्यूशन के तहत होगा जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं। उसके ऊपर बाज़ औक़ात एक और आर्गूमेंट जो है वो दरमियान में आता रहा है कि जिस वक्त 70s के अंदर जो शिमला मुआहदा हुआ था 1972 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान के दोनों मुल्क जो हैं वो बायलैटरली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन आजकल अगर फ़र्ज़ किया भारत जो है वो अपनी जो उसकी समझ ली कि जंगजू पॉलिसी है, जो RSS की हार्ड लाइन पॉलिसी है, हिंदुत्व पॉलिसी है, उसके तहत पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहता, तो ये वक्त हमेशा नहीं रहता। हम पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन परपेचुएटी होती हैं, लोग आते जाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमेशा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, और हिंदुस्तान जो है वो भी जोग्राफ़ी चेंज नहीं कर सकता, उसको ये फ़ैसले जो हैं करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अगर आप ये सपोर्ट करते हैं, जो सिराजुल हक साहब ने कहा है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर कोई अपना स्टांस जो है वो नया जो है फ़िलहाल तो उनमें इतना हौसला नहीं है कि वो ओपनली कह सकें कि उनका नज़रिया क्या है। शायद दस्तगीर खान जो है वो लंदन से लिख रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि ये छोटा सा शॉर्ट मैसेज है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के इलेक्शन के बारे में जो अवेयरनेस की कैंपेन जो हम ये चला रहे हैं जियो टेलीविज़न के ऊपर, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ऊपर, उसके कैंडिडेट्स के ऊपर, उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर, उसकी बरादरी सिस्टम है, और जो इस्लामाबाद के इन्फ्लुएंस है मुजफ्फराबाद के ऊपर, शायद दस्तगीर खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब ही इज़ लर्निंग अ लॉट एंड ही इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि अदर्स आर लर्निंग एज़ वेल। ये कश्मीरीज़ के बारे में नहीं है, जो नॉन कश्मीरी पाकिस्तानी रहते हैं उनके बारे में, तो ही इज़ अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट। थैंक यू वेरी मच खान साहब। एक मैसेज जो है वो हमारे पास जमील मीर साहब हैं जो ब्रैडफोर्ड से लिख रहे हैं। उन्होंने भी जियो न्यूज़ को मुबारकबाद दी है, और उन्होंने लिखा कि आपने आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के इंतखाबी अमल के लिए इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ज़रूरत महसूस हो रही थी, बल्कि रियासत के अवाम जो बैरून मुल्क में कसीर तादाद में आबाद हैं, इनको इससे हौसला भी मिलता है कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस हमारी बात को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है, और जो नुमाइंदगान अपनी सियासी जमातों की तरफ से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके ख्यालात को भी हम तक पहुंचा रहा है। और फिर उन्होंने ये लिखा है कि जो स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने देखे हैं उसके अंदर उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो शुरू के हमारे प्रोग्राम्स के अंदर जिन्होंने शिरकत की थी वो उस दिन जलसे की वजह से शायद टाइम नहीं दे सके। तो जमील साहब का ये कहना है कि हम दोबारा उनसे ज़रूर बात करें इस वजह से कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। एक और उन्होंने कमेंट दिया है, और ये डेफिनेटली हमारे जो जियो न्यूज़ के इंचार्ज हैं लंदन में, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। मुर्तज़ा अली शाह की उन्होंने तारीफ़ की है, उन्होंने कहा कि बहुत तफसीली बात की उन्होंने हमारे साथ, और उन्होंने कहा कि वो एक जो ट्रेंड सहाफ़ी हैं, उनका उस प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर शामिल होना ज़रूरी है। जमील साहब ये चीज़ हम जो है मुर्तज़ा शाह के साथ उनके साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो रोज़ाना इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, और अगर वो इसमें शरीक होंगे तो वो कौन सी नई चीज़ जो है हमारे साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। एक सवाल जो है वो मैं सिर्फ इसलिए नाम ही ले रहा कि वो उस लाइन के ऊपर सवाल जो है वो एक से ज़्यादा लोगों ने उठाया है, कम से कम 4 लोग जो हैं उन्होंने ये सवाल जो है वो लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि सियालकोट में अभी जब पाकिस्तान के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो उस
हल्के में नून लीग के एक मेंबर असम्बली ने दौरा किया था और उसको पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 41,000 रुपये जुर्माना भी किया था, मगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम में इमरान खान और उनके वज़रा हिस्सा ले रहे हैं और उसकी वजह से हालात के ऊपर भी उसका असर हो रहा है, ख़राब हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है इन लोगों पर पाबंदी क्यों आयद नहीं की जाती। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपको जो है ऑडियो और वीडियो मैसेजेस जो हैं वो भी हम दिखाते हैं, और हमारी आपके साथ रिक्वेस्ट ये है कि ये जिस तरह मैसेज मैंने पढ़े हैं, दिस इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो आप लोग जो हैं, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो ऑडियो और वीडियो मैसेज, प्रेफरेबली वीडियो मैसेजेस, ताकि हम लोगों को पता लग सके कि ये आवाज़ें जो हैं ये जेन्युइन लोगों की हैं, जो अब एक तो उसको आइडेंटिफाई करें कि आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं। वो मैसेजेस जो हैं वो अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भेजेंगे तो वो हम प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकते हैं। ये ऑडियो और वीडियो मैसेजेस आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे उनके साथ बातचीत। आज़ाद कश्मीर में जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं उसके हवाले से मेरे अपने तसरात ये हैं, तो अगर तो ये मुंतखब नुमाइंदे जम्मू और कश्मीर की आज़ादी और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी वहाँ पर हो रही है उस पर आवाज़ उठाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि इनको इलेक्शन में सपोर्ट करना जो है वो ज़रूरी है। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की जो पाकिस्तानी या कश्मीरी आबादी बरतानिया में है, तकरीबन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8-9 लाख आज़ाद कश्मीर के लोग बरतानिया में बस रहे हैं। जो इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं ये फाइनेंस जो है बरतानिया से हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन के लिए मेरे अपने तासुरात ये हैं कि साहब इक़्तिदार को चाहिए कि आप अपने सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि अहले कश्मीर के लिए और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम के लिए आपका जो एजेंडा है आप उसके ऊपर गौर करें, ताकि वहाँ के अवाम के लिए आप मैक्सिमम क्या सहूलत प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा नाम ज़फ़र तनवीर है, मैं एक कश्मीरी अखबार नवीस हूँ, यहाँ ब्रेडफोर्ड में रहता हूँ। ये 25 जुलाई को जो इंतखाबात हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, इसके बारे में बार बार मुख्तलिफ अखबारात में भी और चैनल्स के ज़रिए भी ये बात दोहराई जा रही है कि आज़ाद कश्मीर में वहाँ के लोग हमेशा उस जमात को वोट देते हैं जो जमात पाकिस्तान में बरसरदार हो। मैं इससे थोड़ी सी इख्तलाफ करने की जसारत करता हूँ। वो इस तरह है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो शहरी इलेक्शन माहौल है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन माहौल से नहीं मिलता। पाकिस्तान में ये होता है कि लोग पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को या मुस्लिम लीग को या अपनी किसी भी मनपसंद जमात को वोट देते हैं, अपनी जमात को। लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर में जमातें उस तरह मैटर नहीं करती जिस तरह वहाँ के लोकल जो इलाके के जो नुमाइंदे हैं वो करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि ये डबल स्पेशल प्रोग्राम है, एक तो हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन चूंकि बरतानिया में और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं लोग, वहाँ पर आज ईद है, तो एक तो दोबारा से उनको ईद मुबारक। और हमारे साथ जिस तरह हमने कहा था कि बात करेंगे, हमारे साथ जमील मीर साहब हैं ब्रैडफोर्ड से। मीर साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और मुझे बताइएगा कि सीन क्या है, ईद का सीन क्या है वहाँ पर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और तमाम मुसलमानों को दुनिया में जहाँ कहीं भी वो आबाद हैं उनको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सिलसिला जो होता है वो कुर्बानी का ऐसा होता है कि हम घरों पे तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए ऑर्डर्स वगैरह दे दिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पाकिस्तान पैसे भिजवाते हैं और वहाँ पे वो कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि वहाँ हकदार लोग भी होते हैं जहाँ तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाना होता है, और उनकी मदद भी हो जाती है। वहाँ पे जो आबाद हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदार। और मीर साहब, आप जहाँ रहते हैं ये सारे का सारा एक तरह का पाकिस्तान ही है। ब्रैडफोर्ड के आसपास हर 20 मिनट पे हर एक जो गांव है, बोल्टन, बर्नली, रॉचडेल, तो एक तो ईद का जो समा है वो तो है ही है, लेकिन जो दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो आप ये समझिए कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है वो एक्चुअली कश्मीरीज़ की है,
तो वो किस तरह देख रहे हैं जो हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स हैं उसके हवाले से, जो कुछ हम उनको बता रहे हैं, और फिर उनका यहाँ पर जो है कोविड की वजह से ना आना, तो एक अगर सम अप कर सकें आप इस फीलिंग को। सर मैं कोशिश करूँगा। गुजारिश ये है कि एक तो आपका ये जो प्रोग्राम है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, ये बहुत ज़्यादा इसलिए देखा जा रहा है कि आपने प्रोग्राम में जो सवालात असल में उठाए हैं गौरी साहब, वो वही सवालात हैं जो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के लोगों के जहन में हैं, और यहाँ पे जो बैरून मुल्क कश्मीरी हैं जो कि तकरीबन 15 लाख के करीब बनते हैं और यहाँ पे हैं। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ की जो तंजीमें हैं और जो ओहदेदार उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो कैंडिडेट, और उनकी जो डिस्कशन चल रही है वो आपके जरिए हम तक तो पहुँच रही है, लेकिन वो डिस्कशन वहाँ के लोकल मसाइल पे नहीं है। वो कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में भी मेंशन किया कि वो पाकिस्तान की सियासत का जो है सिलसिला वहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ से लोग हज़ारों की तादाद में हर साल या हर इलेक्शन में तकरीबन पाकिस्तान जाते हैं, आज़ाद कश्मीर जाते हैं और वहाँ हिस्सा लेते हैं बाकायदा। लेकिन इस दफ़ा जो ये कोविड-19 का एक सिलसिला हुआ और पाकिस्तान को इन्होंने रेड लिस्ट में शामिल कर लिया, उसकी वजह से लोग जाने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं और नहीं जा सके, क्योंकि वापस आने भी उन्हें बहुत ज़्यादा अखराजात का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा, ये अच्छी बात है कि जियो पे जो ये प्रोग्राम चल रहा है इससे उन्हें पूरी मालूमात हो रही है, और आप तो कैंडिडेट टू कैंडिडेट इंटरव्यूज भी चला रहे हैं, उनकी बातें भी यहाँ पे हमें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है कि वहाँ के लोकल मसाइल, चाहे वो मीरपुर का मंगला डैम का मसला हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में जो उन्होंने नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया है और उसके जो दरियाओं का मसला हुआ और सेवरेज लाइन दरियाओं में फेंकी गई, उस पर कोई बात नहीं हो रही। और जो एयरपोर्ट्स, दो रनिंग एयरपोर्ट्स थे, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट, वो बंद हो गए, उस पर कोई बात नहीं हो रही। बातें अगर मैं आपसे क्विकली पूछ सकूं मीर साहब, दो बड़े जो इश्यूज हैं, एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है ना वो अब बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट देने की। थोड़े अरसे पहले तक जिस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार थे तो उनके पास केसेस के अंदर बड़ा क्रिटिसिज्म सुनने में आया कि जनाब ये लोग जो हैं ओवरसीज़ वाले, ये मुझे अभी तक याद है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए थे यहाँ पे कि जब इनको हलवा बाहर मिलता है तो ये हलवा खाने बाहर चले जाते हैं, और जब हलवा इनको पाकिस्तान में मिलता है तो यहाँ आ जाते हैं। उस सेंटिमेंट से लेके अब तक कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बड़ा रोल है। तो मैं जो स्पेसिफिकली सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कश्मीरी हैं उनके जो मसाइल हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हो, चाहे वो उसके बाद लैंड होल्डिंग हो, या अगर उन्हें स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में पैसा लगाया हो, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से आप लोगों को कितना कंसर्न है जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं? एंड सेकेंडली, डू यू एक्चुअली वांट कि जो बाहर बैठे हुए कश्मीरी हैं उनको जो है वोटिंग राइट होना चाहिए? सर मुख्तसर इसका जो आपका दूसरा सवाल है उसका मुख्तसर जवाब है, वोटिंग राइट हर हाल में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 हज़ार की बात नहीं है। 15 लाख लोग, इसका मतलब है बैक होम 15 लाख खानदान, और आपको पता है 40 लाख की आबादी में 15 लाख खानदानों की क्या अहमियत है। और जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि बैरून मुल्क जो कश्मीरी या पाकिस्तानी आबाद हैं इनके लिए एक हलवा का सिस्टम है, बात यह है कि जो दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, जिस तरह से वो शबो रोज़ अपना खून पसीना एक करके यहाँ से जो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, उसकी तो बड़ी तारीफ होती है। लेकिन वहाँ पे उस पैसे से जो जायदादें खरीदी जाती हैं, मीरपुर का मसला मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग काबज़ हैं बैरून मुल्क कश्मीरियों की जायदादों पे। अब वो लोग यहाँ से जा नहीं सकते, अगर चले भी जाएंगे तो फॉर द टाइम भी महीने के लिए, 2 महीने के लिए जाएंगे। केस वहाँ पे सालों होते हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तानी लीगल टर्म में इन केसों को कहा जाता है दीवानी केस, यानी जो इन केसों में पड़ गया वो, यानी आप समझ गए कि दीवाना हो गया। ये जायदाद के केस ऐसे होते हैं। तो इस दीवानगी का शिकार तो यहाँ से जाके कोई नहीं होता, और इसीलिए आप क्या कहेंगे कि मतलब कितने अरसे के अंदर ये केस खत्म होने चाहिए? देखें सर, असूली तौर पे हम तो ये नहीं कहते कि बहुत फास्ट ट्रैक पे हो, और फास्ट ट्रैक पे भी बाज़ औकात नुकसान हो जाता है कि हकदार को उसका हक शायद न मिले, या कोई आदमी गलत बयानी कर रहा हो। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तो होना चाहिए, 6 मंथ या 1 ईयर, और उसकी कुछ डेट्स होनी चाहिए जिनमें ये केस सम अप हो जाने चाहिए वहाँ पे। जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक मशवरा जो है बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों को कि देखिए, अगर जो पाकिस्तान से बाहर आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ एक बाकायदा एक सिस्टम है जिसको हम ड्यू डिलिजेंस का सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर एक वकील इन्वॉल्व होता है, उसमें आपका बैंक इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर आपके ओवरसीयर, उसके अंदर जो लोग जो सर्वेयर्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। वो तमाम चीज़ें लेके आप वहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं।
यहाँ पे जो है रिश्तेदारों को पैसे देना और दोस्तों को पैसे देना और उसके बाद फिर ये कहना कि जो है कब्ज़ा हो गया है, और कब्ज़ा जो है वो आम तौर पे यही होता है कि किसी रिश्तेदार ने कर लिया है, किसी यार दोस्त ने कर लिया जिसके ऊपर भरोसा किया गया था, सिर्फ इस बात पे कह के कि जी मेरी ज़ुबान दी थी उसने, ये नहीं। यहाँ पे भी जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है, if you actually want to buy properties in Pakistan, if you want to invest money here, you need to go through the legal systems. और अगर फर्ज किया पाकिस्तानी है वहाँ से, तो you need to kind of work through the British High Commission here, और उसमें आपकी प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो लियाकत अली हैं। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको आपसे बात का आगाज़ करने से पहले एक तो पहले आपसे पूछना चाहते हैं, चूँकि आप डॉक्टर भी हैं, NHS के साथ काम करते हैं, एक तो आपको सबसे पहले ईद मुबारक। आपके वहाँ पर दोबारा से कोविड की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है, और हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ सके, तो व्हाट इज़ द सिचुएशन देयर? कोविड अभी यूके में काफ़ी कंट्रोल है, और उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेट किया है और 2 वैक्सीन हो चुकी है उनको। लेकिन इसके बावजूद एक दो केसेस आ रहे हैं। मैं तो कोरोना वायरस में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, तो काफ़ी रेशो वैक्सीन से ड्रॉप हो गई है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे काफ़ी जो भी पाकिस्तान रेड जोन में है, पाकिस्तान रेड जोन में है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो कश्मीरी हैं ये अभी इलेक्शन के लिए पाकिस्तान नहीं आ सके, और उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि वापसी पे हमें जो है होटल में स्टे करना पड़ता है 10 to 14 डेज़ के लिए, तो जो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपके बहुत सारे जो दोस्त होंगे, जो बहुत सारे आपके मतलब पेशेंट्स भी होंगे, वो भी कश्मीरी हैं। कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में क्या सेंटिमेंट है आपके यहाँ के? वो क्या समझते हैं कि जो कुछ वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अब कश्मीर के अंदर भी डिस्कस हो रही है, उनका ख्याल ये सारा कुछ जो है ये पॉजिटिव है, या कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बारे में उनको थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी होता हुआ? देखिए जी, अभी जो कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में हमारे जो स्पेशली जो कश्मीरी हैं यूके में बहुत ही कंसर्न हैं, क्योंकि पीटीआई काफ़ी लो लेवल पे जा रही है और पैसे का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हो रहा है, और इस वजह से लोग काफ़ी मुतासर हैं और कंसर्न हैं। आई थिंक इस मौके पे हमारे पाकिस्तान भाइयों को कश्मीरी के लिए वोट कास्ट करने के लिए ओपन माहौल होना चाहिए, ताकि किसी को इन्फ्लुएंस ना कर सके। इसकी रीज़न ये है कि आपने देखा होगा मीडिया में भी जो फेडरल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो कश्मीर हैं, उन्होंने जो ओपन स्टेटमेंट दी है कश्मीरियों के बारे में और ओपन पैसा तकसीम कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि हम कश्मीरियों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि आइंदा कश्मीर की आज़ादी के लिए और कश्मीर के स्लोगन के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह है। मैं समझता हूँ कि अगर फेयर और फ्री इलेक्शन हो तो इस वक्त मुस्लिम लीग एन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसने अपने 4 साल हुकूमत में काफ़ी काम किया है, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि थैंक यू वेरी मच। हो सकता है कि मतलब लोग जो हैं वो आपके साथ एग्री ना करें इस वजह से कि आप ये समझते हैं इन्होंने काम किया है, हमारे पास दूसरी ओपिनियन भी है। और जहाँ तक पीटीआई के बारे में आपने कहा, डेफिनेटली जो कुछ बातचीत जो सामने आ रही थी उस पर एक्शन भी हुआ है। एक वज़ीर साहब को बाकायदा कश्मीर से निकलने का हुक्म दिया गया, वो कश्मीर से निकल भी गए हैं, और उसको 2-3 दिन हो गए हैं इस वाक़े को। आगे चलते हैं, हमारे साथ मोहम्मद हफीज़ साहब हैं, उनके साथ बात करते हैं। हफीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तुसीं साडे प्रोग्राम देख रहे हो? जी बिल्कुल देख रहे हैं। की फीलिंग है हुणे तक तुहाडी जिहड़ा कुछ असीं दिखा रहे हैं? बहुत अच्छा जी, मैं तो इसका शुक्रिया अदा कर रहा है जियो दा और स्पेशल आपका अमर गौरी साहब का, कि आपने जो हमारे व्यूज़ सुन रहे हैं और दिखा रहे हैं, और बहुत पसंद है। नहीं तो तुहानू को थोड़ी बहुत परेशानी नहीं कि जो कुछ तुसीं सुन रहे हो कि लीडर जिहड़े है उन्हां दी आपस में जिहड़ी गलबात है उहदी तो बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है? ये परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो खिता आज़ाद कश्मीर है हम उससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो बड़ा पीसफुल और हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड है, तो वहाँ जो ये इस तरह की बातें हो रही हैं ये अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को हम अपना वकील तस्वर करते हैं, बल्कि ये जो हमारे लीडर हैं ये पाकिस्तान का जितना भी गंद है वो वहीं वहाँ जाकर साफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हफीज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक।
नाज़रीन आगे चलते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद तौकीर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। तौकीर साहब अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, और आप सबको और जियो न्यूज़ के जो व्यूज़ हैं सबको ईद मुबारक। तौकीर साहब, आप हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन देखते हैं कुछ दिनों से जो चल रही है, आपका क्या ख्याल है जो कुछ कश्मीर के बारे में हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें जो आपके इश्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं सही तरह, या आप समझते हैं कि उसमें कुछ और एडिशन करनी ज़रूरी है? नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसीलिए तो मैंने आपको जो प्रोग्राम में आने की रिक्वेस्ट की थी। और प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ नहीं कुछ तो रह ही जाता है। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जो हर किसी की सोच और हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बराह रास्त दिखा सके या डिस्कस कर सके, क्योंकि प्रोग्राम्स में इतना टाइम भी नहीं होता। आमतौर पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं और कश्मीरी हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। सिलेक्शन के हवाले से बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो बातें की हैं वो अवाम के जज्बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो बयान करती हैं। आप ये समझते हैं कि किसी एक पार्टी जो है उसने कश्मीरियों के लिए ज़्यादा काम किया है, या आप समझते हैं कि बाकी लोग जो हैं, और चूँकि अब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ रही हैं, उनकी जिम्मेदारियां कुछ और थी और वो किसी और काम में लगे हुए? नहीं, ये मेरा ख्याल ये है कि जो कश्मीर की बात है वो सही तरह से किसी पार्टी ने भी नहीं की इंटरनेशनल लेवल पे, और सही जो है वो प्रॉपर डिप्लोमेटिक तरीके से वो कोई भी नहीं कर सका। सिर्फ जो वो एक टोपी ड्रामा सा कर देते हैं। वो तो वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाके हमने बड़ी तकरीर की है और हमने जो है कश्मीर का मसला, हर वज़ीर आज़म यही जो है वो क्लेम करता है और उसके साथ ही कि इस तरह तो मसला कभी किसी ने उठाया नहीं था। तो आप ये समझते हैं कि वो इस तरफ जाके बातें करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? देखिए, देखने में तो यही आ रहा है ना कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो या तो उनका जो वो डिप्लोमेटिक तरीके हैं वो सही नहीं है, वो किसी दूसरे वेस्टर्न ममालिक को साथ नहीं ले रहे, वो किसी को विन ओवर नहीं कर रहे। यहाँ पर भी काफ़ी एमपीज़ ने जो है पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है, लेकिन उस पर कोई ख़ास अमल नहीं हो रहा। तो जो मेन चीज़ है वो तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जिस तरीके से और बाकी डिप्लोमेट्स के साथ अपना ताल्लुक़ बनाते हैं, वो उनको साथ लें तो फिर ये कश्मीर का मसला आगे चलेगा। वैसे तो जैसे आखिरी तकरीर जो इमरान खान साहब ने की थी यूनाइटेड नेशंस में, तो वो एक तो कुछ लोग तो समझते हैं कि वो बहुत धुआंधार तकरीर थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो किसी इंटरनेशनल दूसरे डिप्लोमेट्स को मुतासर नहीं कर सकी, क्योंकि मैं देख रहा था साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके कैंडिड रिमार्क्स का। और मेरा ख्याल है कि बरतानिया के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं उनको आमतौर पे अपने प्रोसीजर्स का पता होता है कि अगर फ़र्ज़ किया आप अपने एमपीज़ को अपने कंसर्न के बारे में लेटर लिखें तो वो फिर डेफिनेटली उसको पार्लियामेंट में भी उठाते हैं। और ये चीज़ जिस वक्त तक हम बरतानिया के अंदर जर्नलिज्म कर रहे थे पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम के साथ मिल के, तो बहुत ज़्यादा दफ़ा जो एमपीज़ हैं उन्होंने कश्मीर का मसला जो है उसके बारे में सवाल उठाए हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी बात अफजल खान साहब से होगी। अफजल खान जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो बर्मिंघम, वो मैनचेस्टर के पहले लॉर्ड मेयर रहे हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, पाकिस्तानी कश्मीरी ओरिजिन के, और उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से, और उसके बाद जब से बरतानिया ब्रेक्सिट के बाद यूरोप से निकला है तो वो अब मैनचेस्टर से एमपी हैं, लेबर पार्टी से उनको ताल्लुक़ है। उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और आज ये प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैनचेस्टर चलते हैं जहाँ पे हमारे साथ अफजल खान साहब हैं। वो तमाम लोग जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर देख रहे हैं हमें और जो पाकिस्तान के अंदर जो है इस प्रोग्राम को यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं, उनको बताते चलें कि अफजल खान साहब जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान कश्मीरी ताल्लुक़ पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी से रिलेटेड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल नेम इन बरतानिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर। एक तो वो मैनचेस्टर के पहले लॉर्ड मेयर थे जिनका ताल्लुक़
पाकिस्तान या कश्मीरी कम्युनिटी से। उसके बाद वो MEP भी रहे, मेंबर रहे यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, लेबर पार्टी से उनका ताल्लुक़ था। और जब तक बरतानिया जो है वो ब्रेक्सिट से के बाद बाहर नहीं आ गया यूरोप से, तो उस वक्त तक वो MEP थे और अब वो बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। अफजल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बड़े अरसे से कश्मीर की पॉलिटिक्स है, कश्मीरियों का जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है और कश्मीरियों का जो रोल है बरतानिया के अंदर, उसके अंदर लीडिंग वॉइस रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं? आपको यहाँ से ख़बरें मिलती होंगी कि पाकिस्तान की सियासत को लेके पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो जो कश्मीर में कैंपेन कर रही है, उसमें इस तरह लगता है कि कश्मीरी और कश्मीर कॉज थोड़ा सा पीछे रह गया है। आपको वहाँ पे बैठ के ये फीलिंग हो रही है? जी, फीलिंग तो ये क्लियर हो रहा है, आपके जो लीडरशिप है पाकिस्तान की पार्टीज की, वो फुल फ्लैज वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। तो इसके आप कह सकते हैं फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन अल्टीमेट जो हमारा स्ट्रगल है कश्मीर का, वो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और जो UN के रेजोल्यूशन है, और जो हमारे बहन भाई ऑक्यूपाइड कश्मीर को जुल्म चक्की के हिस्से हैं, तो इस सारी चीज को रिजोल्व करने का है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का तो डेवलप होना क्या ये फायदा होगा लॉन्ग टर्म में? तो मेरा पहला पॉइंट फिर यही होगा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो होना चाहिए और अच्छी तरह आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट है जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो आज़ाद कश्मीर है। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि जो लोकल लीडरशिप है कश्मीर के अंदर, उनको फ्रंट पे होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो पोजीशन है थ्रू आउट वो ये रही है कि हम एक अच्छे वकील हैं कश्मीरी बहन भाइयों के, तो कश्मीरी खुद जो हैं वो खुद फ्रंट लाइन पे होने चाहिए और उनसे बेहतर कोई केस नहीं लड़ सकता। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के नुक्ता नज़र से जितना आप इस चीज़ को कंफ्यूजन पैदा करेंगे, उतना ये पोलराइज हो जाएगा इंडियन साइड ऑफ कश्मीर और जो पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर है। तो ये स्ट्रेटेजिकली मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ नहीं है। जो बातचीत सुन रहे हैं उसके अंदर जो है एक नया एलिमेंट जो है, जो पहले आमतौर पे खुल के सामने नहीं आता था, वो इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर जो उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं 10, उसको भी पाकिस्तान के एक सूबे के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जम कर लिया जाए। तो ये अगर फ़र्ज़ किया, ऐसी बात अभी होने तो नहीं जा रही, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये यूनाइटेड नेशन के स्टैचूट के ऊपर एक अनरिजॉल्व इशू है 70 साल से ज़्यादा का, लेकिन इस तरह लगता है जिस तरह कहीं जो कुछ नरेंद्र मोदी ने भारत के अंदर किया है, पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिटिक्स को उसके मुताबिक चेंज करने की कोशिश कर रहा है। आपको इस तरह की फीलिंग लगती है या आप ये समझते हैं कि हम वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट? आई थिंक जो मोदी ने किया था वो एक स्ट्रेटेजिक मूव थी, उसका रिस्पांस होना चाहिए, लेकिन उसका रिस्पांस ये तो नहीं है ना कि आप भी वही काम करें जो गलत काम उसने किया था। ये चीज तो डैमेज करेगी ना फिर आपके केस को, आपको कमजोर करेगी। फिर आप मोदी को कैसे अटैक कर सकेंगे अगर आप भी उस तरह की हरकतें शुरू कर देंगे? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कश्मीरी लीडरशिप है उनको एम्पावर करने की जरूरत है, उनको फ्रंट पे रखने की जरूरत है। और ये जो इलेक्शन भी हो रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि शफाफ के साथ हो, क्लीन इलेक्शन होने चाहिए, कोई भी इस पे कोई गिला शिकवा ना कर सके, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो या चाहे बाहर से जो लोग करना चाहेंगे। तो इस लिहाज से भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि जो इलेक्शन है वो फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस पे एतराज ना कर सके। आजकल चूँकि कोविड की वजह से इंटरनेशनल जो ट्रैवल है वो उसके ऊपर बेपनाह सख्तियाँ हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आप वहाँ से बैठ के कोई चीज़ रिकमेंड करेंगे कि इस इलेक्शन के अंदर जो है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स कौन हों, कौन जो है फर्स्ट के यहाँ यूरोपियन यूनियन का भी ऑफिस है, बाकी सारी एम्बेसीज भी हैं, कि वो इस इलेक्शन की शफाफियत जो है उसके ऊपर नज़र रखें और उसके बाद रिपोर्ट्स जो है वो बना के जो जितने भी इंटरनेशनल अदारे हैं उसके साथ शेयर करें। यूनाइटेड नेशन का भी यहाँ पे ऑफिस है। आप ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इसकी जो है ऑब्जर्वेशन और उसके ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है? जितना ज्यादा ये काम हम करेंगे, और अब तो मैं समझता हूँ शायद टू लेट हो अगर अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान होना चाहिए था और इस चीज को डॉक्यूमेंटेड तौर पे भी हमें लाना चाहिए था कि अल्टीमेटली हम ये चीज शो कर सकें कि ये कश्मीरी विल के मुताबिक चीज हुई है और फेयर एंड क्लीन इलेक्शन हुआ है। ये एक्चुअली हमारे केस को मजबूत करेगा।
जितना इसमें हम गफलत रखेंगे और जितनी इसमें कमजोरियां आएंगी, जितना इसमें उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा दूसरों का जो ऑलरेडी मिस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो आप तो उनको खुद अपने हाथों से देंगे चीजें जो यूज कर सकेंगे आपके खिलाफ, आपके केस को कमजोर करने के लिए। और खान साहब, आप ने बात की कि कश्मीरी लीडरशिप जो है उसको आगे रखना चाहिए कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए इंटरनेशनली। तो मेरी डिफरेंट जो यहाँ पे सियासतदान इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है उनसे बात हुई कि देखें, हमने ये देखा था कि फ़लस्तीन के इशू के अंदर 1974 में 1974 में जो उस वक्त लीडरशिप थी PLO की, उसके लीडर को यासर अरफात को इजाज़त दी गई थी यूनाइटेड नेशन में ख़िताब करने की, और उसके बाद से फ़लस्तीनियों का वहाँ पे एक ऑब्ज़र्वर स्टेटस मिला हुआ है। आप समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसको भी चाहिए था कि बजाय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स जाके जो है हर सितंबर में तकरीर करें और कहें कि हमने बड़ा ज़बरदस्त जो है कश्मीर का मसला उजागर किया है, कि कश्मीर की लीडर जो है उनको भेजा जाता यूनाइटेड नेशन में कि वो अपना मसला खुद उठाएं? जी जी, देखिए जी, अगर आप सच्ची बात सुनना चाहते हैं वो तो ये है ना कि कश्मीर की तकरीरों से तो आज़ाद नहीं होगा ना। इसमें बाकायदा हिकमत अमली चाहिए और मुस्तकिल मूवमेंट चाहिए जिसमें जो ऑक्यूपाइड फोर्स है वो इस चीज़ को रियलाइज करे कि ऑक्यूपाई करने से काम नहीं चलेगा, इससे नुकसान ज़्यादा है, तभी ये चीज़ खत्म होती है। पूरी हिस्ट्री आपके सामने है। लेकिन सैड रियलिटी एक्चुअली ये है कि जो लीडरशिप हमारे पास रही है, इन्होंने गफलत शो की है कश्मीर कोस्ट पे, सिस्टमैटिकली फॉर लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल आपसे खान साहब, ये कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं उनको जो है ना वोटिंग राइट्स दिए जाएं, उनको वोटिंग का हक़ दिया जाए, उनको शामिल किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की ये बात करते हैं। आप ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चूँकि पाकिस्तान का प्रेसिडेंशियल नहीं है अमेरिका की तरह कि सिर्फ 2 लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हों, ये 2 पार्टीज़, हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह की मिसाल है कि अगर बरतानिया का इलेक्शन हो रहा हो तो उसके लोग जो जहाँ दुनिया में रहते हैं वो वोट डालें। डू यू थिंक कि आप ये जो प्रोसेस है इसको सपोर्ट करना चाहिए? आई थिंक बरतानिया में अलाउ होता है, जो ओवरसीज ब्रिटिश होते हैं उनका राइट होता है रजिस्टर करने के बाद यहाँ वोट करने का, तो फिर वो जिस हल्के से होते हैं उस हल्के से वोट करते हैं अपनी अपनी पार्टीज का। तो आई थिंक इट्स पॉसिबिलिटी में कोई मसला नहीं है। लेकिन जो खतरा मुझे नजर आता है इस मसले में वो ये है कि ये जो डिविजनल पॉलिटिक्स होती है, एडवर्सेरियल सिस्टम इसके अंदर जो सिस्टम होता है, इसको हम लेके यहाँ बरतानिया में भी आ जाएंगे। और बरतानिया में जो पाकिस्तानी और मुसलमान आबाद हैं, हमारे बहुत से मसाइल यहाँ पे भी हैं, इसमें एडेड डिविजनल एस्पेक्ट आ जाएगा। तो ये कहाँ तक मफीद है ये मैं श्योर नहीं हूँ। ऑलरेडी आप देखते हैं कि बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों के सर्टन डिग्री ऑफ सेटअप ऑलरेडी है, तो इसको और ताकत मिलेगी। और जो हमारी एक्चुअल ज़रूरत है वो ये है कि हम बरतानिया की पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को मजबूत करें। जहाँ पे हम रह रहे हैं ये हमारा घर है, अगर यहाँ पे हम खुद मजबूत होंगे तो हम किसी और की भी मदद कर सकेंगे। अगर हम फर्दर डिस्ट्रैक्टेड हो गए और हमारी एनर्जीज जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होगी तो फिर यहाँ पे नुकसान होगा, जिसका अल्टीमेट नुकसान फिर पाकिस्तान को होगा। अफजल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे से बात की मैनचेस्टर से इतनी देर तक। एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक, और हमारे तमाम नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ईद मुबारक, जो बरतानिया के अंदर देख रहे हैं, जो यूरोप में देख रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर देख रहे हैं। और दोबारा से एक दो जाते जाते रिक्वेस्ट आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर कि आप इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ, और उसके साथ साथ ट्विटर के ऊपर हमें लिख सकते हैं। और रिक्वेस्ट फिर दोबारा वही है कि अगर आप अपने ऑडियो और वीडियो मैसेजेस जो है वो हमें भेजेंगे तो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। हमारे लिए वो ईजी होगा, आप अपने आप को देख सकते हैं, अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। आज इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।